सभी को स्वागत है बच्चों, सभी को नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम मार्क। आज मैंने आपको नया टॉपिक लेके आया है इन द सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च। ठीक ना बच्चों? सो उसमें यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 6, दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। क्या होता है बच्चों? एनालिसिस ऑफ डेटा। सो डेटा क्या होता है? पहले मतलब हम सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, अनदर नाम बोलता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ना, उसका हम इंग्लिश में प्रोफेशनली बोलता है डेटा। आप नॉलेज का बारे में, प्रैक्टिस का बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। सो हाउ वी विल डू दी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैंने रिसर्च में पहले बताया है, रिसर्च इज नॉट ए सिंगल सब्जेक्ट, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी होता है। स्टैटिस्टिक्स ना फॉर्मूला बेस्ड, नंबर बेस्ड होता है। सो अपना आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन लोग ने रिसर्च में दिया है। सो इसमें आप लोग थियोरेटिकली पढ़ाई करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में आप फॉर्मूला कैसा यूज करना, रिजल्ट कैसा लेना, सब कुछ पढ़ाई करेंगे। ठीक ना बच्चों? So here's INC, they have given compilation, tabulation, classification, summarization, presentation and interpretation of data. And interpretation of data. So either like आपका research इसी unit में थोड़ा कम होगा, whereas स्टैटिस्टिक शुरू होगा। आप इसी यूनिट शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आपका रिसर्च का रोल थोड़ा कम होगा, बट स्टैटिस्टिक का रोल ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज थियोरिटिकल बेस्ड। सेम चैप्टर, सेम हेडिंग, सेम सब कुछ सेम है, बट आप मैथ्स यूज करके पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो? सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हम एक बार ओवरव्यू देखेंगे। सो इसने क्या बोल रहे, फर्स्ट आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम हमारा शीट में उसका नाम बोलता है डेटा शीट। क्या होता है बच्चों? डेटा शीट। हम डेटा शीट में लिखता है कितना सैंपल लिया, कितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसका नाम होता है कंपाइलेशन। उसके बाद हम सेपरेट करता है डेमोग्राफिक वेरिएबल में मेल कितना, फीमेल कितना, प्रोफेशनली एक टेबल, और हम जनरली सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद हम क्या करना है, एक टेबल में हम डालना है। टेबल सबको पता है ना, टेबल में क्या क्या होना चाहिए बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इसका नाम क्या होता है बच्चों? रो। इसका नाम क्या होता है? रो। एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। सो रो एंड कॉलम के अंदर हम इंफॉर्मेशन डालता है, दैट इज कॉल्ड एज टेबुलेशन। सो उसको भी हम सम प्रोफेशनल स्टेप्स फॉलो करना है, पूरा हम पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? समराइजेशन। समझ में आ गया ना? समराइजेशन मतलब हमने डेटा एनालाइज किया, एनालाइज करने के लिए टेबल में डाल दिया है। एक टेबल देखने के बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, वेदर इट इज अ डेमोग्राफिक वेरिएबल और नॉलेज बेस्ड डेटा और प्रैक्टिस बेस्ड डेटा और क्या है डेटा, वही प्रेजेंट करना, मतलब दिखाना है, दैट इज कॉल्ड एज समराइजेशन। उसके बाद सेम हैज ए रिपोर्ट हम प्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंट करने के बाद हम फाइंड आउट करना है based on our objectives, based on our objectives और based on hypothesis। समझ में आ गया ना? सो इधर हम इंटरप्रेट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है बच्चों? मैंने पहले आपको बताया ना पुराना क्लास में, ऑब्जेक्टिव्स मतलब हमारा गोल क्या होता है, वेदर इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी और इट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। समझ में आ गया? डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आप क्या बोलना चाहता हो, डेटा पूरा रिसर्च करने के बाद आप क्या बोलना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। हाइपोथेसिस मतलब आप लोग प्रूव करना है, वेदर पोस्ट टेस्ट में आपको स्कोर ज्यादा है, कम है, आपका इंटरवेंशन इफेक्टिव है, इसका मीनिंग आप हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे और रिजेक्ट कर रहे। सो वो पूरा एनालिसिस करके आप बताना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। लास्ट होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन सबको पता है। सो बेस्ड ऑन दिस इंटरवेंशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने एज ए रिसर्चर क्या कंक्लूड किया, फ्यूचर में अब क्या बोलना चाहता हूँ, आने वाला रिसर्चर को अब क्या बोलना चाहता हूँ। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ योर सब्जेक्ट। आपका रिसर्च पूरा ऐसा ही चलेगा, आपका स्टैटिस्टिक्स भी ऐसा ही चलेगा। इसलिए मैंने बताया है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च इज नॉट ए अलग सब्जेक्ट, इट इज अ पैरेलल सब्जेक्ट। ठीक ना? इट इज अ पैरेलल सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने फर्स्ट शुरू करता हूं, कंपाइलेशन। सो ऑफ रिसर्च डेटा इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोडिंग, क्लासिफाइंग एंड कंसोलिडेटिंग ऑफ रॉ डेटा। रॉ डेटा इन द सेंस पेशेंट से हमने डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन अपने पेशेंट सैंपल को दिया है, सैंपल ने सिर्फ 5 क्वेश्चन ने अटेंड किया, आंसर दिया है। सो सेम इंफॉर्मेशन हम ऐसा एक शीट में डालता है। समझ में आ गया? हम कुछ मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करना, दैट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। और 10 क्वेश्चन को इन लोग ने आंसर दिए, वही 10 भी हम इसमें डिस्प्ले कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। कलेक्ट कर लिया, सीक्वेंस कर
लिया, कोडिंग इन द सेंस डेटा शीट में हम डालना है। उसके बाद हम क्लासिफाई करना है विच डेटा, रॉ डेटा इन द सेंस पेशेंट से हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेता है, obtained from various sources in a systematic and meaningful form for the future analysis and interpretation। इसलिए मैंने पहले बताया वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुरू करने के लिए हम डेटा स्प्रेड करता है, डालता है, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपाइलेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज टू ऑर्गेनाइज द रॉ डेटा सिस्टमैटिकली। आपने टेबल ड्रॉ कर लो, उसमें रो एंड कॉलम सीक्वेंस होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए to ensure the completeness and accuracy of the data। suppose for example आप 5 सैंपल ले रहे, 5 सैंपल को क्या क्या इंफॉर्मेशन आप डालना चाहता हूँ, दैट शुड बी ए सीक्वेंस एंड कंप्लीटनेस होना चाहिए, ट्रू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट को आपने आंसर डाल दिया, 2 3 आपने छोड़ दिया, देन अगेन 4 5 डाल रहे, दैट इज नॉट ए accuracy of the data or completeness of presentation of data। And next objective to facilitate the classification, tabulation and analysis। compilation के बाद होता है classification, tabulation and what is that analysis। ये support करना के लिए, promote करना के लिए हम compilation follow करता है to make the data ready for interpretation and also the presentation। so ये पूरा next stage है, next stage हम शुरू करने के लिए हम compilation करता है बच्चों, ठीक ना। सो ये तो सिंपली आपको 2 मार्क में क्वेश्चंस मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू स्टेप्स। ठीक है मैडम, आप बोल रहे डेटा डालो, कैसा डालना है? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ द डेटा। हम सैंपल से डेटा कलेक्ट करना है। सैंपल सबको पता है, इट्स द पब्लिक, इट्स अ पीपल, यस और नो। हॉस्पिटल में पेशेंट्स होगा, कम्युनिटी होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, एनीवेयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशन ऑफ द डेटा। सो हियर एडिशन इन द सेंस हम सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 100 सैंपल ले लेना, 100 में सारा सैंपल आंसर दिया है नहीं, वही पूरा हम सेग्रीगेट करना है, इधर डेटा शीट में हम डालना है, इधर हम डेटा शीट में डालना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। सो हियर वेदर आप डेमोग्राफिक वेरिएबल आप लिखना चाहता हूँ और लाइक अपना रिसर्च वेरिएबल लाइक नॉलेज का बारे में और एटीट्यूड का बारे में लिखना चाहता हूँ, वही स्पेसिफिक करना है। उसके बाद हम टेबल में डालना है। डालने के बाद देन वी कैन गो फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वेदर इट्स अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस इट इज लाइक थियरेटिकल बेस्ड होगा, मतलब सॉरी मीन मीडियन, लाइक व्हाट इज दैट, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, मीन मीडियन मोड, सिंपल फॉर्म में होगा। whereas inferential in the sense हम लोग एसोसिएशन, कोरिलेशन एंड हायर एनालिसिस करता है। समझ में आ गया ना बच्चों? सो दिस इज कॉल्ड स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन। उसके बाद हम जाता है टेबुलेशन, टेबल एंड टेबुलेशन। बच्चों ही टेबल मतलब हम स्कूल से पढ़ाई करता है बच्चों, सबको पता है। टेबल मतलब जस्ट लाइन ड्रॉ करो, उसके अंदर डेटा डाल दो। बट हाउ प्रोफेशनली हम मेंटेन कर रहे हैं, समझ में आ गया ना? प्रोफेशनली हम कैसा मेंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर हम टेबल देखने के बाद हमको सारा इंफॉर्मेशन एक ऑब्जर्वेशन में हमको समझ में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन इन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गया ना? सो इट इज ए स्टैटिस्टिक टेबल और स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रोज। इसलिए मैंने पहले बताया ना। सो ऐसा बना रहे 1 2 आपने ऐसा बना रहे, इसका नाम होता है रो। उसमें बीच में आप डिवाइड कर रहे हैं, यस और नो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉलम। समझ में आ गया ना? दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। It's an orderly arrangement of data in column and the row systematically in the tabular form। full form बोलता है tabular form। so professional definition क्या होता है? it is a statistical table, it is systematic organization of data in a column and the rows according to this author। ये सबको मालूम है। so next we are moving on to functions और objectives of the table। function and objectives of the table, उसका क्यों हम बनाना है, उसका काम क्या करता है, टेबल क्या काम करता है? to simplify the कॉम्प्लेक्स डेटा, 1000 सैंपल का इंफॉर्मेशन मेरा पास है, हम इजीली हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सीरियल नंबर डाल के, हेडिंग, सब हेडिंग, रो, कॉलम सब कुछ डाल के कर सकते हैं टू प्रेजेंट द डेटा इन द मिनिमम स्पेस। फॉर एग्जाम्पल एक ही पेज में हम डेटा पूरा शो करना है ना, मिनिमम स्पेस में हम डेटा शो कर सकते हैं टू फैसिलिटेट द डेटा फॉर कंपैरेटिव स्टडी। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कंट्रोल स्टडी को प्री स्कोर
दिखाना चाहता हूँ, समझ में आ गया ना। एक ही पेज में टेबल बना दो, उसमें डेटा शो कर लो। इसके लिए हम टेबल यूज करता है टू क्लैरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। इसका मीनिंग है अपना कौन सा डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, वेदर प्री टेस्ट का इंफॉर्मेशन, पोस्ट टेस्ट का इंफॉर्मेशन, और लाइक डेमोग्राफिक वेरिएबल और रिसर्च वेरिएबल, आप क्या इंफॉर्मेशन आप शो करना चाहता हो, वो पूरा क्लैरिफाई करने के लिए वी शुड हैव ए क्लियर प्रोफेशनल टेबल और टेबलेशन। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो कैसा बनाना है। सो स्पेसिंग शुड बी देयर, साइज शुड बी देयर, समझ में आ गया। हम हमेशा स्कूल टाइम में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लाइन शुड बी वेरी स्ट्राइट, लाइन शुड बी वेरी स्ट्राइट, देखो लाइन शुड बी वेरी स्ट्राइट। बट हम लोग क्या कैसा प्रैक्टिस करता है बच्चों, ऐसा ऐसा होता है, कॉलम पूरा सही से नहीं आएगा ना, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। सो हियर द मैनेजेबल साइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द कंटेंट, साइज ऑफ द इंफॉर्मेशन, साइज ऑफ द डेटा, इट शुड बी वेरी क्लियर, कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाला, सेकंड में क्या डाला, रो में क्या डाला, और लाइक कॉलम में क्या डाला, समझ में आ गया ना। फर्स्ट पेज में क्या डाला, सेकंड पेज में क्या डाला, इट शुड बी वेरी क्लैरिटी, कंपेरेबल, अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसलिए हम कलर भी यूज कर सकते हैं, हेडिंग के लिए अलग, सब हेडिंग के लिए अलग, की नीचे फुट नोट के लिए अलग, समझ में आ गया। और बैकग्राउंड, टेबल का बैकग्राउंड में अलग कलर भी हम लोग दे सकते। साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसका मीनिंग है अब टेबल देखने के बाद सारा इंफॉर्मेशन। बच्चों एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, सबको पता है ना टाइम टेबल क्या होता है, हमारा टीचर्स बनता है ना टाइम टेबल और रोटेशन प्लान। सो एक ही पेपर में इन लोग ने टेबल क्रिएट कर लिया, उसमें इंफॉर्मेशन शेड्यूल डाल दिया, हमको देखने में एबीसीडी पूरा समझ में आता है ना, दैट इज कॉल्ड टेबल। बट रिसर्च में हम कैसा बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ मेकिंग टेबलेशन और क्रिएटिंग द टेबलेशन। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ओवरलैपिंग नहीं होना है, एंड एम्बिगुइटी नहीं होना है, ओवरलैपिंग नहीं होना है। इसका मीनिंग आपने रो ड्रॉ कर लिया, इधर देखो नीचे नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक टेबल के ऊपर पूरा टेबल नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया ना। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट मटेरियल्स ऑफ द डेटा। सपोज डेमोग्राफिक वेरिएबल 10 क्वेश्चन को आप डेटा डालना चाहता हूँ, 10 शुड बी कवर्ड। लाइक एक सैंपल के लिए 5 डेटा डाल दिया और दूसरा सेकेंड सैंपल के लिए 10 इंफॉर्मेशन डाल दिया, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। The table should shoot the size of the paper used. It should shoot the size of the पेपर यूज। आप A4 शीट यूज कर रहे हैं और लाइक A5 A3 यूज कर रहे हैं और सिंपल नोट पेपर नोटबुक यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। द कवरेज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर साइज ऑफ द पेपर, दिस इज योर साइज ऑफ द पेपर। आप टेबल इतना छोटा से ड्रॉ कर लिया, इधर पूरा वेस्ट ही हो रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। द टेबल शुड बी कवर्ड द एंटायर पेज, इसलिए आपको डेटा अच्छे से मिल जाएगा। द विड्थ ऑफ द कॉलम शुड बी रीजनेबल, सूटेबल। ये पूरा बच्चों आप कंफ्यूज मत कर लो, ये पूरा हम स्कूल में बेसिक कॉलेज और एजुकेशन में हम लोग प्रैक्टिस करता है, बट प्रोफेशनली हाउ वी विल मेक ए टेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। The average, percentage, total, grand total और given the horizontally and vertically हम लोग represent करना है। So total, grand total, सब total सबको पता है। एक एक डिविजन में आप लोग टोटल कर रहे हैं, उसका नाम होता है सब टोटल। ओवरऑल आप टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैंड टोटल। वही पूरा कॉलम होना चाहिए, अल्फाबेटिकली लिखना है और क्रोनोलॉजिकली भी लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ना सबको पता है ना, इधर आप लोग असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। जोग्राफिकल फेज, फॉर एग्जाम्पल स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, लाइक विलेज हो गया, तहसील, सब कुछ होता है ना, उसके प्रकार भी आप लोग डेटा डालना है तो आप लोग टेबल यूज कर सकते हैं। And all the entries should be checked after they are made in a table or not. Overwriting नहीं होना चाहिए। आप तो टेबल में डेटा डाल दिया है, बट वेदर आप लोग सारा सैंपल का इंफॉर्मेशन सब कुछ कवर किया नहीं किया, वही पूरा आप लोग चेक करना चाहिए। So next we are moving on to interesting topic. So this is called parts of the table. Parts of the table में क्या क्या होना चाहिए। आप एक टेक्स्ट बुक देख लो बच्चों, उसमें इन लोग ने अच्छे से दिया होगा। एक प्रोफेशनल टेक्स्ट बुक है और एडवांस टेक्स्ट बुक, मतलब उस लोग अच्छे से इन लोग देता है। फर्स्ट इट शुड बी लाइक टेबल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल नंबर होना चाहिए। वेदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 1.1। ये क्या है 4.5, इसका मीनिंग है दिस इज लाइक यूनिट और चैप्टर
समझ में आ गया? दिस इज लाइक हाउ मेनी टाइम्स इट हैज कम, ई क्या है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, सेकेंड टाइम आ रहा है और फिफ्थ टाइम आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज 4.5. सपोज आप लोग टेबल 1.1 लिख रहे हैं, मतलब 1 इज द फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट, दिस 1 इज द फर्स्ट टाइम हम लोग टेबल यूज कर रहे हैं. समझ में आ गया? सो दैट इज कॉल्ड टेबल नंबर. नेक्स्ट इज व्हाट? टाइटल ऑफ द टेबल. टाइटल ऑफ द टेबल क्या है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन. इसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है बच्चों, इसमें क्या दिया है इन लोग, फर्स्ट वर्कर्स भी होना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए, नॉन वर्कर्स डिस्प्ले करना चाहिए, जेंडर एंड लोकेशन, ये 4 वेरिएबल्स इसके अंदर आना चाहिए. दैट इज कॉल्ड टाइटल. उसके बाद क्या होना चाहिए, हम कहाँ से ले रहे, कौन सा यूनिट के अंदर आ रहे, ये क्या है, किसके ऊपर बात कर रहे हो, दैट शुड बी देयर. उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज कॉल्ड, ये क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एस कॉलम. इन लोग ने दिया है ना कॉलम, एंड दिस इज कॉल्ड एस व्हाट, रो. इसका नाम होता है रो. अब टॉप टू बॉटम कर रहे तो कॉलम, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कर रहे तो दैट इज कॉल्ड एज रो होना चाहिए. देखो बच्चों, रो हो गया, कॉलम हो गया. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लोकेशन. इन लोग ने लोकेशन डाल दिया, यस और नो. सो नेक्स्ट इज व्हाट, जेंडर. जेंडर डाल दिया. नेक्स्ट इज व्हाट, वर्कर. वर्कर्स भी डाल दिया. नेक्स्ट इज व्हाट, नॉन वर्कर. नॉन वर्कर भी डाल दिया. हम पहले डिस्कस किया ना, टोटल सब टोटल आना चाहिए. देखो टोटल के लिए भी इन लोग ने कॉलम दिया है. सो लोकेशन, रूरल में कितना सैंपल आ रहा है, जेंडर मेल फीमेल कितना आ रहा है, रूरल में टोटल कितना आ रहा है, दैट शुड बी वेरी क्लियर. वर्कर्स में कौन सा टाइप ऑफ वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन मार्जिनल और मेन वर्कर, वट एवर इट मे बी. नॉन वर्कर में कितना लोग आ रहा है, ये पूरा टोटल करने के बाद कितना आ रहा है, वही सारा ABCD इसमें हम लोग दिखाना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल टेबल. समझ में आ गया? एंड फुट नोट, सोर्स नोट की क्या होता है, फुट नोट इन द सेंस आप नीचे क्या बोलना चाहता हूँ, समझ में आ गया ना, नीचे क्या बोलना चाहता हूँ. और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग बोलता है ना, इस ऐश हम डिस्प्ले करता है ना, ई हम स्पेसिफाई करना है. सपोज आप इधर ई बोल्ड में आपने ऐसा किया है, आइडेंटिफाई किया वेदर पॉजिटिव स्कोर, नेगेटिव स्कोर और ओवरऑल स्कोर वट एवर, सो वो इधर आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट सोर्सेस, आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल रहे, पूरा इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है, सो दैट शुड बी देयर. दैट इज कॉल्ड अ सोर्स नोट. समझ में आ गया, फुट नोट एंड सोर्स नोट. So this is the one example of professional table in research and statistics. So next we are moving on to how we will make a table. हमारा data के according हम different table भी बना सकते हैं. So first thing is based on the research objectives. सबको पता है research objectives क्या होता है? It is a goal of our research study. So उसके प्रकार we will make a general purpose table and specific purpose table. That is called general objectives and specific objectives. उसका प्रकार हम table बना सकते हैं based on the basis of originality of the data, primary data and derivative data. Yes or no? Basic information और analysis करने के लिए use करना है. So that is one classification. Next is what, basis of the coverage, whether it is a simply ना एक ही information एक ही sample के ऊपर और पूरा sample के एक ही information डाल रहे, that is called simple. Complex in the sense many variables, many data, many sample, but एक table में हम लोग show कर रहे. समझ में आ गया? सो वी विल सी इन डेप्थली. समझ में आ गया बच्चों? सो फर्स्ट हमने पहले दिखाया, पढ़ाई किया लाइक जनरल टेबल प्रोफेशनली रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में कैसा बनाना है. अभी हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं वो रिसर्च डेटा के अकॉर्डिंग टेबल कैसा बनाना है. समझ में आ गया? So next is what, classification of table on the objective. So that is called as what, general objectives का बारे में, specific objectives का बारे में. First आपने information सिर्फ show कर रहे, yes or no, just information आप डाल रहे हो. For example like just you are presenting like what is that research workers or statistical, इसका बारे में आप डाल रहे हैं ना, that is called information. Analysis के लिए आप use कर रहे, that is called interpretative or specific objectives. क्या होता है specific objectives, पहले बताओ. सो ऑब्जेक्टिव्स बनाने के टाइम, फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंटरवेंशन, अपना प्लान कर रहे हो और आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ इंटरवेंशन, वही इंटरवेंशन इफेक्टिव होगा, आपका पेशेंट्स का पेन स्कोर कम होगा, नॉलेज स्कोर ज्यादा होगा, आप इंटरवेंशन का बारे में आप लोग लिखता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. और लाइक प्राइमरी और जनरल ऑब्जेक्टिव्स इन द सेंस, इंटरवेंशन देने के पहले, देने के बाद क्या आप लोग करना चाहता हो, एसोसिएशन, कोरिलेशन और प्री टेस्ट स्कोर, पोस्ट टेस्ट स्कोर, उसका बारे में आप लोग फ्रेम करता है, दैट इज कॉल्ड अ जनरल ऑब्जेक्टिव्स. सो जिसके प्रकार आप लिखता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेबल. और एनालिसिस के लिए आप डालता है स्पेसिफिकली, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन टेबल. सो हियर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो.
It provides the detailed information for the general purpose. It is used for the specifically analytical purpose. It is also known as information table. इसका नाम होता है interpretative, मतलब compare कर सकते हैं, analysis कर सकते हैं. And nature, it should be very factual based and descriptive form में भी. Whereas here analysis and explanatory based. Formula use करके हम assess कर सकते हैं और like हम उसमें identify भी कर सकते हैं. So like that they have given the definition also. The either fact and information देगा about specific objectives. इधर देखो, इसमें आप इसी टेबल फॉलो कर रहे तो यू कैन फैसिलिटेट द एनालिसिस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला. कंपेयर भी कर सकते हैं. इसका मीनिंग है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को कंपेयर कर सकते हैं, वन सेटिंग टू अनदर सेटिंग भी कंपेयर कर सकते हैं. That is called interpretation table, and it is mainly used for research work like researchers, statistician or any government survey कर रहे agencies कुछ research कर रहे हैं उन लोग use कर सकते हैं. So it is used for analysis and interpretation of the result. इसमें भी हम सब लोग use कर सकते हैं, but where I want to give specific result, specific analysis करना है, specific data present करना है, then we can use for इंटरप्रिटेशन टेबल. सो इधर कैसा हम डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा, इट शुड बी वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव. इट शुड बी ओनली द समराइज्ड डेटा, ओवरऑल इंप्रेशन. फॉर एग्जांपल पोस्ट टेस्ट में स्कोर ज्यादा आ गया, इसका मीनिंग नॉलेज इंक्रीज हो गया. स्पेसिफिकली हम समराइज्ड डेटा प्रेजेंट करना है तो यू कैन गो इट फॉर इंटरप्रिटेटिव टेबल. नेक्स्ट, अरेंजमेंट. इट इज इजी फॉर रेफरेंस एंड रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन. वेयरएज हियर हम लाइक डिसीजन हम ले सकते हैं वेदर द डेटा इज ट्रू और फॉल्स, वेदर डेटा हमको हमारा रिसर्च को सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे, सारा डिसीजन एंड लाइक कंक्लूजन हम लोग ले सकते हैं. इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिकली, इट इज यूज्ड टू जस्ट प्रेजेंट द डेटा. वेयरएज हियर स्टैटिस्टिकली हम क्या बोलना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी का बारे में, परसेंटेज का बारे में, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, किसका बारे में क्या बोलना चाहता हूँ उसके लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयरएज दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द जनरल पर्पस ऑफ द टेबल. सो एग्जाम्पल इधर देखो बच्चों, अच्छे से देखो, इन लोग ने दिया है इंफॉर्मेशन टेबल एंड इंटरप्रिटेटिव टेबल. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट कोर्सेस इन द कॉलेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2023 to 24. हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए, कितना कोर्सेस में कितना मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट एनरोल्ड किया, उसका टोटल क्या हम बोलना चाहता हूँ. टेबल ड्रॉ कर लिया है, हेडिंग तो हो गया, यस और नो. इसमें तो मतलब टेबल के अंदर हेडिंग हो गया, उसको वेरिएबल्स हो गया, मतलब कोर्सेस बीए में मेल हो गया, फीमेल हो गया, उसका टोटल हो गया, दिस इज कॉल्ड टोटल, दिस इज कॉल्ड ग्रैंड टोटल, यस और नो, सब कुछ हो गया है. बट इधर देखो, इन लोग ने फार्मूला यूज करके एनालिसिस किया है, इसमें परसेंटेज में बोल रहे, वेरएस इधर काउंटिंग में बोल रहे. ये डेटा कलेक्ट किया है 120 सैंपल से, और लाइक 550 टोटल कॉलेज में स्ट्रेंथ होगा. सो डिफरेंट कोर्सेस 120 मेल स्टूडेंट्स बीए में एनरोल्ड किया है. बट हियर स्टैटिस्टिकली, प्रोफेशनली रिसर्च का बारे में और रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स बेस दे आर टेलिंग इन द परसेंटेज 21.82% में. समझ में आ गया. हम तो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमको ये टेबल ही चाहिए, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, इसलिए में हम लोग डेफिनेशन और लाइक रूल्स ऑफ मेकिंग टेबल में हम लोग पढ़ाई किया. इंफॉर्मेशन तो सेम है, बट हाउ स्टैटिस्टिकली हम लोग प्रेजेंट कर रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is very important. So next is what, simple table. नेक्स्ट हो गया, पहले हमने डिस्कस किया इंफॉर्मेशन और इंटरप्रिटेटिव टेबल. नेक्स्ट इज व्हाट, सिंपल टेबल. इट शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स इन द डीना बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप. एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक बैंक में कितना लोग काम कर रहे. सो हियर हमको एज चाहिए, एज हो गया, एम्प्लॉयर्स का काउंट चाहिए, एम्प्लॉयर्स भी हो गया. इन लोग ने इसमें ऑप्शन डाला है, वन इज ए बी सी D and this is total. So A in the sense below 30 and 30 years and 30 to 40, 40 to 50 इन लोग ने क्राइटेरिया ऑलरेडी पहले बना के रखा है. सो बिलो 30 में 17 लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट 20, 10, 30 ऐसा करके आ रहे. टोटल, दिस इज कॉल्ड टोटल सैंपल. सिंपल, एक मतलब पूरा सैंपल को एक ही इंफॉर्मेशन इन लोग बोल रहे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्प्लॉयर्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप. समझ में आ गया. एक ही टेबल में इन लोग पूरा एम्प्लॉयर्स का बारे में एक ही इंफॉर्मेशन बोल रहे, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल टेबल. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स टेबल. सेम इंफॉर्मेशन बच्चों, बट इधर एक्स्ट्रा एडेड इज व्हाट, जेंडर. पहले हमने एक ही वेरिएबल पढ़ाई किया, अभी इधर दो आ गया ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स.
table like 2 showing that number of employers in Dean Bank according to age, gender and marital status. Age, gender and marital status. Sorry, marital status मैंने ऐड नहीं किया, that will coming under next stage में होगा, I will explain it. तो age हो गया, एज हो गया, नेक्स्ट इज व्हाट, जेंडर, दैट इज सेक्स भी हो गया ना. पहले हम लोग एक ही वेरिएबल डिस्कस किया बट इधर इट इज कंबाइंड. So this is called age and this is called gender. समझ में आ गया. And we got a total also. So this is called as what, complex. 1 plus 1, 1 plus 3, that is called complex. Next you see here, next two-way table and the three-way table classifications are there. What is two-way table and the three-way table? Two-way table classifies the data according to two characteristics. Example, distribution of students based on gender and stream in a college. Stream in the sense कौन सा डिपार्टमेंट इन लोग ने सेलेक्ट किया है, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा डिपार्टमेंट इन लोग ने, स्ट्रीम इन लोग ने सेलेक्ट किया है. सो स्ट्रीम इन द सेंस कॉलेज में साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो गया, टोटल इन लोग ने दिया है. जनरल दे हैव गिवन मेल एंड फीमेल एंड द टोटल सब टोटल ग्रैंड टोटल दे हैव गिवन. समझ में आ गया ना. एक ही टेबल में एक सैंपल के ऊपर 2 हम लोग शो करना है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल. हम टू वे टेबल्स हम लोग बोल सकते हैं. समझ में आ गया. टू वे टेबल हम लोग बोल सकते हैं. कॉम्प्लेक्स टेबल ऑल्सो लिटिल सिमिलर फॉर दिस. नेक्स्ट थ्री वे टेबल इन द सेंस सेम थिंग, इन लोग ने रेसिडेंशियल ऐड किया है. लाइक साइंस हो गया, उसके अंदर हॉस्टलर डे स्कॉलर हो गया, कॉमर्स डिपार्टमेंट में हॉस्टलर डे स्कॉलर, दैट इज कॉल्ड एज थ्री वे. एक सैंपल के ऊपर 3 एस्पेक्ट्स हम लोग शो करना है एक ही टेबल में, दैट इज कॉल्ड एज थ्री वे टेबल. समझ में आ गया बच्चों. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू मैनफोल्ड टेबल. इधर देखो, सेक्स हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया. सो उसके अंदर भी मेल कितना लोग मैरिड है, फीमेल कितना लोग मैरिड है, उसका टोटल क्या है, फीमेल मतलब मैरिड कितना है, अनमैरिड कितना है, उसका टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल क्या है. वही पूरा हम लोग एक एक सब एस्पेक्ट में बोलना है, एक एक सब एस्पेक्ट में बोलना है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनफोल्ड, मेन फोल्ड टेबल. समझ में आ गया. मेन फोल्ड टेबल. सी बच्चों, द अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिंपल. एक ही इंफॉर्मेशन सारा सैंपल के ऊपर आप लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल टेबल होगा. और सारा सैंपल के ऊपर वो 3-4 वेरिएबल्स आप लोग शो करना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनफोल्ड टेबल्स और थ्री वे टेबल्स भी होगा. समझ में आ गया. बट द थिंग इज स्टैटिस्टिकली हम लोग कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट हम मूव करता है बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ टेबल. क्यों हमको टेबल चाहिए? इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा and the data presented in a easy way of understanding. कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपली हम लोग शो कर रहे हैं, ज्यादा सैंपल है, वेरिएबल्स है, काउंटिंग है, हम लोग सिंप्लीफाई करके शो करना है ना. यू कैन यूज दिस वन. फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिलेटेड फैक्ट. कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ाई किया है ना, मतलब प्री टेस्ट में कितना, पोस्ट टेस्ट में कितना, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कितना, कंट्रोल ग्रुप में कितना आया, वही शो करने के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली हम लोग शो कर सकते हैं. Tabulated data are good for the reference and they make it easier to present the information in the aspect of either in the graph or in the form of डायग्राम्स. इधर आप लोग ग्राफ में भी शो कर सकते हैं. सबको पता है ना ग्राफ क्या होता है. वेरी सिंपल बच्चों, आप एक्सिस डाल दो, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस डाल दो, उसमें डेटा रिप्रेजेंट कर लो. आप लोग पढ़ाई करेंगे, डोंट वरी. और इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ऑल्सो, एनी टाइप ऑफ डायग्राम, सर्कल डालो, उसमें डिवाइड करके डालो. इसके लिए हम लोग टेबुलेशन यूज करता है एंड इट इज हेल्प्स फॉर गुड रेफरेंस. सपोज मैंने 2020 में रिसर्च करके डेटा प्रेजेंट कर लिया, एनालिसिस किया है. आप लोग 2020 और 30, 26 और 30 में आप लोग करना चाहता हूँ, यू कैन टेक दिस रेफरेंस ऑल्सो. मैंने अच्छे से शो किया है, पूरा डिटेल समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको हेल्पफुली होगा. सो दिस इज कॉल्ड एडवांटेजेस. नेक्स्ट सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी होगा ना, लिमिटेशंस. टेबल कंटेन्स ओनली द फिगर, नॉट देयर डिस्क्रिप्शन. एक ही एस्पेक्ट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, food habit, like types of diet you take. Yes or no? Types of diet, like what type of food they are taking, vegetarian, non-vegetarian. एक ही वर्ड में इन लोग का डेटा देता है. वेजिटेरियन क्या लेता है, नॉन वेजिटेरियन में क्या लेता है, वो हमको डिस्क्रिप्टिवली, एक्सप्लेनेटरली हमको नहीं मिलेगा. यस और नो टाइप में छोटा से हमको मिल जाएगा. It requires the specific knowledge to understand the table. Suppose like हमको टेबल का बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. सेम टेबल आप फर्स्ट स्टैंडर्ड और एलकेजी बच्चों से शो कर रहे, समझ में नहीं आएगा. सपोज लाइक
उसमें रो कॉलम्स स्पेसिफाइड नहीं है, रो का डेटा कॉलम में रिपीट हो रहा है, कॉलम का डेटा रो में रिपीट हो रहा है, ग्रैंड टोटल सब टोटल मिसमैच हो रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आएगा. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा पास होना चाहिए. सो इलिटरेट पर्सन और लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द टेबल. समझ में आ गया. डज नॉट ले द एम्फसाइज ऑफ एनी ऑफ द सेशन ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस. सो लाइक ऑलवेज वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द टेबल ऑल्सो. सो नेक्स्ट हम होता है, अभी तक हमने डिस्कस किया है, वन इज कॉल्ड कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन. नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट इज व्हाट? क्लासिफिकेशन. सो हाउ वी विल डिवाइड द डेटा. सपोज आपने डेमोग्राफिक वेरिएबल ले रहे, समझ में आ गया. सो ये कॉलेज स्टूडेंट्स का बारे में आप लोग डेटा ले रहे हैं ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, पर्सनल डेटा क्या होता है, समझ में आ गया. सो हाउ वी विल डिवाइड इट, उसमें कितना क्वेश्चन देगा, सेकेंड पार्ट में कितना क्वेश्चन देगा, हाउ वी विल एनालाइज इट. क्वेश्चन तो ऑलरेडी बना लिया, सेम लाइक दैट हम एनालिसिस भी शुरू करना है ना. सो दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ grouping the data into different categories, that is called subcategories or the classes, based on the common character, common nature or objectives. So example, patients are classified according to the either gender होगा, like gender सबको पता है, male and female, और like disease condition इन लोग ने दिया है 3, that is diabetes, hypertension और asthma, and this age. So इन लोग ने इधर 3 वेरिएबल लिया है, one is gender, one is disease condition and one is what? Age group. So we criteria के according हम लोग डेटा डालता है for one sample or for many sample, that is called as classification. Compilation में simply अपने डेटा डाल दिया है, समझ में आ गया. whereas here classification में हमारा objective, that is goals के according हम लोग segregate करना है, that is called as classification. Objectives क्या होगा? To condense the mass data. It means mass information into simple information. Objectives के according sequentially simply हम लोग disclose करता है to facilitate the comparison. ये सबको पता ही है. फॉर एग्जाम्पल सेम थिंग ओनली, एक्सपेरिमेंटल में कितना स्कोर आया, कंट्रोल में कितना स्कोर आया, इंटरवेंशन के बाद क्या है, इंटरवेंशन के पहले क्या है, वो सब कुछ करने के लिए टू क्लियरली ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ द डेटा. Similarity, that is same aspect, and dissimilarity in the different aspect, to prepare the basics for future analysis. So many शुरू से मैं बोल रही हूँ, वही एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट स्केलेटल चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्प्ले करना है, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, एंड टू ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप ऑल्सो, क्या क्या रिलेशनशिप है. सो मेथड्स ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन में फर्स्ट थिंग इज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव एंड न्यूमेरिकल. डिस्क्रिप्टिव एंड न्यूमेरिकल बच्चों इसमें आप लोग अच्छे से समझना चाहिए. सो सम वेरिएबल्स और लाइक सम इंफॉर्मेशन हम लोग न्यूमेरिकली नहीं बोल सकते, 1 2 10 100 और वट एवर इट मे बी. सम साइकोलॉजिकल बेस्ड, इमोशनल बेस्ड वेरिएबल्स और कॉन्सेप्ट को हम थियरिटिकली लिख सकते. समझ में आ गया ना. परसेंटेज में हम एग्जैक्टली लाइक वी कैन नॉट टेल इन द काउंटिंग, we can write it in the descriptive character, that is called as descriptive classification. Example, honesty, beauty and gender. अब कितना परसेंटेज ऑफ ट्रूथफुल है, यस और नो, यस और नो, कितना परसेंटेज में आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, yes or no. So we cannot tell it in the number 1 2 10 100 whatever, we can feel it, we can tell it in the percentage. So these characteristics are those which cannot be measured directly, but they are counted on the basis of feelings, present, absent. So that is called as non-measurable character or non-measurable attributes, non-measurable characteristics or attributes. Same time, हम weight we can sell, weight we can say, height we can say, and the profit we can say. Weight we can say in the form of kg, height we can say in the form of centimeter, yes or inches or whatever. So इसके लिए unit है, इसके लिए count है, whereas here we don't have any unit or count or whatever it may be. इसलिए हम लोग दो classification लिया है, class that is called as descriptive and numerical. Next thing is there, classification according to the attributes, that is qualitative classification, and next is what is quantitative classification. इसलिए हमारा research शुरू होता है two types of approach, quantitative approach and qualitative approach. हमेशा हमारा nursing field में हम use करता है quantitative approach. समझ में आ गया ना. सो क्वालिटेटिव इन द सेंस इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगा, डेटा होगा, फीलिंग्स के ऊपर होगा, साइकोलॉजिकल थिंग के ऊपर होगा, डोमेन के ऊपर होगा. whereas क्वांटिटेटिव इन द सेंस इसके अच्छे से यूनिट्स होता है,
काउंट होता है, यस और नो, हम मेजरेबल कर सकते हैं, मेजरेबल हम लोग कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा. सो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, either it should be based on the count or it should be based on the qualitative, but how we will divide it, how we will put it in the table, that अभी पढ़ाई करेंगे. Fine. So according to the qualitative information, that is classification of the information based on the attribute or the qualitative. Here in this type, data are classified based on some such as qualities like gender, literacy, religion and employment. समझ में आ गया? So that we can see such attributes cannot measured with a scale. हम लोग measure region, we cannot measure with a scale. How many times you are in this region, how many times you are educated. Education तो एक ही aspect में होता है ना. So that is called as based on the quality data. In this type, we cannot find out we can find only the present or absent. Present पढ़ाई किया, नहीं पढ़ाई किया, yes or no. Like whether you are male or female, you belongs to which religion, like एक ही aspect में होता है. So it is again divided into two category. One is called twofold classification, and next we will see. So twofold classification का another नाम है dichotomy. So here it possesses the attributes and the other not possessing the attribute. So here one variable will have the attributes. It means like it is interdependent. We will see here. It will have interdependent. For example, if the students in the class are classified irrespective of the one attribute like gender, then again we can classify into two classes, namely male or female. Suppose आप एक क्लास में जेंडर का प्रकार आप स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना चाहता हूँ. समझ में आ गया ना बच्चों? एक मिनट, हाँ एक मिनट. फाइन. सपोज आप एक सैंपल को क्लास में लाइक बच्चों को आप लोग डिवाइड करना चाहता हूँ, सब ग्रुप करना चाहता हूँ. वन एस्पेक्ट इज बेस्ड ऑन द जेंडर, लाइक मेल एंड फीमेल करके क्लास 1 क्लास 2 कर लिया है. सेम थिंग आप एम्प्लॉयमेंट मतलब बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट आप लोग डिवाइड करना चाहता हूँ. सो हियर इट विल कम लाइक ए पीपल, लाइक जनरल पॉपुलेशन यू कैन टेक. इसमें एम्प्लॉयर्स एंड अनएम्प्लॉयड, सो इसमें भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और क्लास 1 क्लास 2 डिवाइड कर लिया है. अगेन हियर यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल लाइक what is that employment in the sense hour based or like temporary or permanent or contractual based. Again you can divide it. इसमें divide करके जाएगा. But whereas here only male and female, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? What are the types of male, types of female, subgroups of male, सब ऐसा कुछ कैरेक्टर ही नहीं है ना, कुछ नेचर ही नहीं है. So that is called as like, that is called as what? क्या क्लासिफिकेशन है? टू फोल्ड क्लासिफिकेशन और लाइक डाइकोटोमी क्लासिफिकेशन. समझ में आ गया? वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट को डिपेंड नहीं होगा, मैच नहीं होगा. टू एग्जाम्पल इन लोग ने दिया, अच्छे से पढ़ाई कर लो. एक एट्रीब्यूट है जेंडर, दैट इज लाइक मेल एंड फीमेल, इतना ही हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट लिए है. बट हियर वी कैन अगेन सब डिवाइड इनटू लाइक मेल मतलब परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी, व्हाटएवर इट मे बी. That is called two-fold classification. Next is called main-fold classification. Already हम लोग पढ़ाई किया है. Many characteristics will be there, many natures will be there. So where two or more attributes were considered, several classes are formed as called as manifold classification. First of all, for example, simple like universe, world you can take. कंट्री, सो वर्ल्ड कंट्री, कंट्री से विच टाइप ऑफ कंट्री वी आर, उसके ऊपर स्टेट, स्टेट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तालुक, विलेज, उसके अंदर छोटा मोटा सब कुछ डिवाइड करता है ना. दैट इज कॉल्ड एज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन. उसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई किया, बट अभी भी पढ़ाई करेंगे. So if we classify the students simultaneously with respect of two attributes, that is two character, example gender and employment, the students first classified with the respect of gender. In gender we can divide as a male and female. Each of these classes further classified into employed or unemployed on the basis of attribute. फर्स्ट हम लोग ने डिवाइड करना है बेस्ड ऑन जेंडर. हमने डिवाइड कर लिया, स्टूडेंट्स हो गया, जेंडर तो मेल हो गया, यस और नो, मेल एंड फीमेल हो गया, मेल एंड फीमेल हो गया. अगेन वेदर दे आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, whether they are employed or unemployed. Next we can move on to उसमें कौन मेल एम्प्लॉयड फीमेल सब डिविजन्स होता है ना. देन अगेन एम्प्लॉयड में लाइक यू वांट टू टेल लाइक हावर्स और वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पररी, दैट इज कॉल्ड एज मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना.
सो ये कॉन्सेप्ट में हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करके डिवाइड करके जा सकते, दैट इज कॉल्ड एज मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स. सो इधर देखो फाइनली हम लोग क्या समझा है इसमें. एक स्टूडेंट है, वन एस्पेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल. सो सबको हम लोग शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स. उसके अंदर हम लोग छोटा 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 डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल और डेटा. समझ में आ गया. So next we are moving on to based on the quantitative information. Data can be classified based on their quantitative information. So here like example age, height. So ये सबको मालूम है ना, हम लोग years में लिख सकते हैं. Height we know some like what is that centimeter or like inches में लिख सकते हैं. And weight you know like either in the gram or kg में लिख सकते हैं. And the prices also you know, and the production also count में लिख सकते हैं. Income also you know, we can write it in the rupees. सेम थिंग एक्सपेंडिचर वी कैन राइट इट इन द अमाउंट, सेल सम प्रॉफिट, एवरीथिंग हम लोग कुछ यूनिट में न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा. इट इज टर्म्ड एज अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. द मेन मेथड क्लासिफिकेशंस आर geographical, chronological, variable, that is called discrete variable, and continuous variable. Geographical in the sense location, based on the location. Chronological in the sense based on the order, either ascending order or descending order. And variable classification in the sense, this is very important. You are very smart in the research, आप लोग research में statistics में interested है ना, this is very in depth knowledge होना चाहिए. ये सबको मालूम है, हम स्कूल में भी पढ़ाई कर सकते हैं. सो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल सब कुछ हम पढ़ाई करेंगे. बच्चों पहले क्या होता है वेरिएबल्स, क्या होता है वेरिएबल्स, व्हाट वी वांटेड टू असेस. रिसर्च में हम प्रोफेशनली इंग्लिश टर्म में बोलता है वेरिएबल्स. व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट, व्हाट वी वांटेड टू असेस, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल. हम लोग पढ़ाई करेंगे, डोंट वरी. सो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इन लोग ने दिया है. It is based on the location, different locations between the items in the data, like state हो गया, state के बाद city or district, region, zone or whatever it may be. Example, the yield of agriculture output per hectare or per acre for different countries in a given period. इसमें हम लोग क्या क्या लेना चाहिए, that yield of agricultural input क्या है, per hectare क्या है, given period में क्या है, इतना अच्छे से दिया है. एग्रीकल्चर आउटपुट फॉर डिफरेंट कंट्रीज इन लोग ने दिया, पर हेक्टर भी इन लोग ने दिया, यस और नो. सो इधर कंट्री भी इन लोग ने लिया है. 3 वेरिएबल्स तो कवर हो गया. डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान सब लोग दिया है. दैट एवरेज आउटपुट आल्सो दे हैव गिवन, एंड द ग्रैंड टोटल भी इसमें होना चाहिए. इसमें ग्रैंड टोटल भी कितना ओवरऑल इन द वर्ल्ड में कितना होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल. ज्योग्राफिकल ना वेरी सिंपल बच्चों, लोकेशन का बारे में. For example, if you want to find out like what is that percentage of dengue in the year or in the particular locality, उसमें ये specify नहीं करना है, that is another category. समझ में आ गया. So this is the simple example. So next we are moving on to chronological. Chronological in the sense either higher order or lower order होना चाहिए. When the data are classified with respect to different periods. Example, फर्स्ट कैसा होता है, हावर्स, यस और नो, लाइक सेकेंड, मिनट, हावर्स. हावर्स के अकॉर्डिंग, देन द डे, देन द वीक, देन द मंथ, देन द ईयर. उसके अकॉर्डिंग इधर इट इज गो इन द रिवर्स फॉर्म, इधर से इधर और इधर से इधर आप लोग डेटा शो करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल. आप लोग सबको पता है ना क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है. क्रोनोलॉजिकल एज हमारा बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अभी हमको क्या एज चल रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल एज. So that sequence में हम डालता है, that is called chronological classification. Example, the population of India for different decades may be presented as follows. Population of India in the crores we are putting different decades ना सबको पता है. In the year of 51, 1951, 61, 71, 81 until 2000 कितना percentage है. That is 36.1% in the year of 1951, and in the year of 1961 is 43. So like that हम age sequence में हम लोग data show करना है, that is called as what? Chronological. Next is variable. उसमें अच्छे से दिया है two things, that is continuous and discrete variable. Quantitative phenomena under the study is known as variables,
and the classification on this basis is known as variable classification. हमारा रिसर्च स्टडी में रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या असेस करना चाहता हूँ, क्वांटिटेटिवली, न्यूमेरिकली, नंबरली, अब क्या बोलना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल क्लासिफिकेशन. इसमें इन लोग दिया है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्लासिफिकेशन, which can take all the possible values in a specific range that are termed as स्पेसिफिक रेंज में होगा, मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर होगा. हम एग्जाम्पल डायरेक्टली जाएंगे बच्चों. इधर देखो, फर्स्ट मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट. सो फर्स्ट इज व्हाट, कंटिन्यूअस हमने पढ़ाई किया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस वेरिएबल. सो इसमें इन लोग ने दिया है एग्जाम्पल, इनकम कितना है, एम्प्लॉयज कितना है. इसमें देखो, दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम रेंज, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम रेंज. आप सपोज एज का क्वेश्चन ले रहे हैं, समझ में आ गया ना, एज इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 years, 11 to 15 years, नेक्स्ट व्हाट 16 to 20 years. सो मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज शो कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस. इधर आपने शुरू किया, देन अगेन यू आर एंडिंग इट हियर, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस. whereas discrete in the sense एक ही एस्पेक्ट में बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइट 154 में कितना स्टूडेंट्स है, 8, सिंगल एस्पेक्ट है. 154 में कितना, 160 में कितना, 170 में कितना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट में मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर नहीं आएगा, whereas कंटिन्यूअस स्कोर में मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर आएगा. समझ में आ गया. सो मिनिमम एंड मैक्सिमम को भी इधर एक टर्म्स होता है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट थिंग. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ाई करेंगे. सो ये टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन और वट एवर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एक डेफिनेशन हम पढ़ाई करेंगे. क्लास लिमिट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एज क्लास लिमिट्स. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है 1 to 5, नेक्स्ट इज व्हाट 6 to 10. ये तो हो गया मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर. इसका बीच में कितना आ रहा है, 2 3 4, 2 3 4, so only 3. Next is what, 6 हो गया, 7 8 9, 9. So this is called as what, class limit. बीच में आप कितना नंबर्स दे रहे. हम लोग ये पूरा कहाँ यूज करेंगे, when we are making a demographic variable like income, age, yes or like what is that, like scoring हम डालता है ना, either it may be a knowledge score or attitude score or practice score or impact score. In this time we have to divide it. इसलिए as a researcher, as a guide, हम सबको गाइड करता है, बीच में इक्वल चांस डिवाइडेशन होना चाहिए. 3 in the sense 3, 2 in the sense 2. So maximum हम लोग कैसा करता है, 1 to 10, 11 to 20, बीच में 10 होना ही चाहिए. So that is called as क्या होता है बच्चों, क्लास लिमिट. समझ में आ गया ना सबको. सो ये दिस इज कॉल्ड क्लास लिमिट. सो नेक्स्ट इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वी विल स्टडी इट. The number of observation corresponding to the particular class is known as frequency of the class. Suppose like आपने 10 सैंपल को डेटा कलेक्ट किया है, 10 सैंपल में कितना लोग adequate knowledge में आ रहे, inadequate आ रहे, poor आ रहे. 5 लोग coming in the adequate, 2 they are coming in the inadequate, remaining like coming in the moderately inadequate. That is called as frequency. कितना percentage में आ रहे, that is called as class frequency. Magnitude of the class, the difference between the upper and lower limit of the class is called as size or length of the class. upper limit and lower limit को कितना difference है, कितना percentage difference है, उसका बोलता है magnitude of the class. Next is what, class middle point. The center of the limit is called as center of the limit. Whether आप लोग कितना देना चाहता हूँ, counting 3 दे रहे और 5. हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई करता है ना, 5's number. What is 5's number? 5, 10, 15, 20. So this is called as class midpoint. 10's in the sense 10, 20, 30. So this is called as class midpoint. समझ में आ गया. So suppose you take 3, 6, 9. कितना कितना काउंट कर, 3 plus 3 plus 3. So that is called as class limit. So next is आपने पढ़ाई किया है class interval. The width of the class is called as class interval. उसके अंदर classification है, class frequency. The number of value of the series which falls in the class is known as class frequency. Same continuation. So next हम like what is the difference between classification and tabulation. अभी तक हमने डिस्कस किया है
like first thing compilation, tabulation, classification. अभी next stage हम advanced stage में जा रहे, difference between classification and tabulation. So classification in the sense just arrangement of the data in the classes, category or the group based on the common character, common nature or based on our the name. Whereas here presentation of classified data in a systematic table either in the row form or in the column form. Professionally or significantly, like we are dividing the data into section A, section B. उसमें भी अच्छे से टेबल ड्रा कर रहे, हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट, सब कुछ सीरियल नंबर, टोटल, ग्रैंड टोटल डाल के लिख रहे, that is called tabulation. It helps in identifying and grouping the similar data. Just raw data collect किया, just you are putting it here. हम लोग analysis के लिए, interpretation के लिए clearly हम लोग show नहीं कर रहे, that is called as classification. ये पूरा हम लोग show कर रहे, that is called as tabulation. Sequence, it performed before tabulation, whereas classification, this will be after classification. Before classification के पहले, tabulation के पहले होगा, that is called classification, or like performed after classification hoga, that is called tabulation. So next continuation is stages of process. Begins when the collection, data collection is completed. ये काम कब शुरू करेगा? Data collection complete करने के बाद. Begins after the classification process is completed. पहले हमने एक पेपर में, एक्सेल में और A4 शीट में और कुछ भी पेपर में आप लोग डेटा डाल दिया है, देन एनालिसिस के लिए आप लोग सेग्रीगेट कर रहे, टेबल में डाल रहे, दैट इज कॉल्ड टेबुलेशन मेथड. Data are arranged according to the attributes and the variables, whereas here according to the row and the column. अब suppose एक Excel sheet में आप लोग देख रहे हैं ना, first you will see the header and the footer. कितना सैंपल आया, कितना वेरिएबल्स आया, क्या डेटा आपने शो किया, आपको नीड क्या है, आपका गोल क्या है, सब कुछ हम लोग देखता है. Then only we will decide what type of formula we can use it, what type of analysis we can use it. Focus, it is focused on identification, just identify the data and you can put it in the paper, that is called classification. Here you will think about how to do the analysis, how to present the data, how to interpret the data, at last overall conclusion what you wanted to tell, that is called tabulation. So nature is, it is for analytical process, this is for presentation. Finally आप लोग present करने के लिए, impression और result आप लोग present करने के लिए we are using the tables. So example इधर देखो, same thing only, age group of the students आपने डाला है like 18 to 20, 21 to 23, 24 to 26, आपने simply डाल दिया, that is called classification. Whereas tabulation में each group, इसमें कितना सैंपल आया, इसमें कितना आया, इसमें कितना आया, example same thing only. tabulation में आपने सिर्फ like age, ये तो सी बच्चों आप अच्छे से देखो, ये तो before data collection में हम लोग tools बनता है ना, that is called tabulation. After data collection, after like analysis, you are telling it, that is called as what? Tabulation. समझ में आ गया? This is before intervention, that is before data collection tool बनाने के time, and this is like after data collection or after analysis we are doing, or during the process of analysis we are showing, that is called tabulation. Simple understanding, grouping of the data is called as classification. Presentation of the data is called as either a verbal presentation or like in the written presentation, that is called as tabulation. So next we are moving on to how we will present the data. मैं तो analysis कर लिया है, whether in a paper or a verbally, how I will present it, what type of picture or like drawing or in which way I will show, either I will written in everything in English or numerical form or any picture हम लोग include करना है. It is a systematic arrangement and the display of the collected information in a meaningful form to facilitate the understanding, analysis and interpretation. ये तीनों हम लोग facilitate शुरू करने के लिए we are presenting the data, that is called presentation of the data. ये सबको पता है. So what are the objectives? How it should be there? First thing is simplifies the complex data. ज़्यादा डेटा, 1000 सैंपल, लैक्स ऑफ सैंपल, उसके ऊपर क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन है, वही सिंप्लीफाई करने के लिए हम दैट शुड बी ए क्लियर एविडेंस और क्लियर आइडिया ऑफ प्रेजेंटेशन. फैसिलिटेट द कंपैरिजन, हमने पहले बताया है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और वन ग्रुप टू ग्रुप कंपेयर करने के लिए. हाईलाइट्स ओनली द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, हाईलाइट्स ओनली द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स. हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू शो द पोस्ट टेस्ट स्कोर इज इंक्रीज्ड, टू शो द पोस्ट टेस्ट स्कोर इज डिक्रीज्ड, वही शो करना है. इसके लिए हम लोग प्रेजेंटेशन फॉर्म जाता है, saves the time and effort and helps in the decision making. whether हमारा intervention effective है, हमारा problem statement accepted है, evidence based practice है, whether it is useful for the sample, benefit for the researcher or not,
वो पूरा शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन फॉर्म अच्छे से होना चाहिए. सो हियर क्या है मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन. वन सी सेम प्रेजेंटेशन आप रिसर्च में भी पढ़ाई करेंगी बच्चों, अच्छे से ध्यान देना. that is presentation of your research report, research project result, that is called as presentation. but इसमें how you will show it in a paper, कौन सा फॉर्म में दिखाएगा, whether picture form, table form और English का फॉर्म, that is called presentation. research and statistics में हम दो एस्पेक्ट में presentation नाम यूज करता है बच्चों. फार्मूला और लाइक कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल डेटा शो करने के लिए, हाउ वी विल यूज इट, विच मेथड यू विल यूज इट, उसका नाम भी प्रेजेंटेशन है. ओवरऑल रिसर्च का रिपोर्ट और रिजल्ट आप लोग प्रेजेंट करता है, उसका नाम भी प्रेजेंटेशन है. So first is what textual presentation. Like here only the words are the sentence you will show. Like out of 100 nurses, 70 will have a good knowledge regarding the infection control. टेबलर कॉलम इन द सेंस ऑलरेडी हम अभी तक शुरू पढ़ाई कर रहे हैं ना स्टार्टिंग से, दैट इज कॉल्ड रो कॉलम होना चाहिए, दैट इज वन थिंग. उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी परसेंटेज अच्छे से शो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये सबको नॉर्मल है बच्चों, स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो विल डू इट. सो हियर स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो विल डू इट हियर, बट दिस टू इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से ध्यान देना. दिस इज statistically researcher को this too is very important, either in the form of bar diagram, pie chart. and next graphical presentation में होगा histogram and line graph. ये पूरा हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे, don't worry. so these are the maximum methods of data or result presentation होगा. so textual presentation in the sense, a study conducted among 50 staff nurses revealed that 60% has adequate knowledge regarding the pressure ulcer while the 40% have inadequate knowledge. so here हम लोग जस्ट थियरेटिकली अपने बोल दिया, इसमें आपको तो कंफ्यूजन आएगा ना. सेम थिंग यू आर पुट इट इन द टेबल, यस और नो, यू आर पुट इट इन द टेबल, दैट इज कॉल्ड एज टेबल प्रेजेंटेशन. इसमें तो सीरियल नंबर आएगा, इसमें तो क्या आएगा बच्चों, सीरियल नंबर आएगा. इसमें लाइक व्हाट वी गॉट, यस सर, इसमें तो क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया आएगा ना, इसमें तो सीरियल नंबर 1 2 आएगा. इसमें लाइक व्हाट इज द टोटल इज 60% एंड 40%. 60% और हैविंग क्या कितना नॉलेज है, एडिक्वेट नॉलेज. 40% दे आर हैविंग इनएडिक्वेट नॉलेज. टोटल कितना है और टोटल कितना सैंपल काउंटिंग हो गया ना, सेम आप टेबल में डाल रहे, दैट इज कॉल्ड एज टेबुलर प्रेजेंटेशन. नहीं नहीं मैडम, मैंने पूरा थियरेटिकली लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. इन द वर्ड्स और इन द लिटरेचर में हम लोग लिखता है. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू टेबुलर प्रेजेंटेशन. अभी मैंने एग्जाम्पल बोला है ना, ये टेबल इज a systematic arrangement of the data in the row and the column. Example, distribution of nurses according to their knowledge level. So knowledge level हम see बच्चों ये terms पूरा आप लोग याद रखना है. These are the professional words. नॉलेज के बारे में आप लोग क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ये वर्ड्स आप लोग यूज करना है. इनएडिक्वेट ना कम होगा, मॉडरेटली एडिक्वेट इन द सेंस थोड़ा होगा, एडिक्वेट इन द सेंस पूरा होगा. सो हियर टोटल 50 सैंपल होगा, इनएडिक्वेट 5 आ रहा है, एडिक्वेट 35 आ रहा है, मॉडरेट 10 आ रहा है. इसमें देखने में समझ में आ रहा है ना. लास्ट हम लोग याद रखना है टोटल कितना आ रहा है. हमारा सैंपल काउंटिंग भी 50 है, इधर भी 50 फुलफिल हो रहा है. इट मींस एक सैंपल भी मिसिंग नहीं है, एक क्वेश्चन और सैंपल भी मिसिंग नहीं है. सो टेबलर में हम लोग इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं, बट थियरेटिकली टेक्सचुअली आप डाल रहे हैं ना, हमको इतना आइडिया क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा. सो ऑलवेज प्रेजेंटिंग ए डेटा इन टेबल इज मोस्ट वेलकम. So next diagrammatic presentation, same information picture में डाल रहे. Example they are giving pie chart. बच्चों ये पूरा अभी हम रिसर्च का बारे में थियरेटिकली ले रहे हो. When you go for statistical part, सेम कॉन्सेप्ट अब कैसा लिखना है, शो करना है, ड्रॉ करना है, कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए, कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये डेटा ऑब्जेक्टिव शो कर रहे हैं और हाइपोथेसिस शो कर रहे हैं, सब कुछ आप लोग उधर पढ़ेगा बच्चों. सो द एग्जाम्पल इज व्हाट, रिसर्च का कॉन्सेप्ट में पाई चार्ट में शो करना है. सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्सेस अकॉर्डिंग टू द नॉलेज लेवल रिगार्डिंग द हैंड हाइजीन. सो हैंड हाइजीन का बारे में कितना नर्सेस को नॉलेज है. सो हियर ये तो सर्कल हो गया, पाई डायग्राम हो गया, ये देखने में सबको समझ में आ रहा है ना.
इधर तो इन लोग ने ज्यादा दिया है, सो दैट विल कम एज 1. इधर इन लोग ने दिया है, दिस विल कम एज 2. इधर कम दिया है, दिस विल कम एज 3. सो ब्लू कलर इन द सेंस 70 नर्सेस को, दैट इज 70% ऑफ द नर्सेस आर हैविंग एडिक्वेट नॉलेज. इनएडिक्वेट नॉलेज कितना आया, सिर्फ 10%. दैट इज कॉल्ड 10% ऑफ द नर्सेस आर हैविंग इनएडिक्वेट नॉलेज. मॉडरेट 20% ऑफ द नर्सेस आर हैविंग मॉडरेट नॉलेज. पिक्चर देखने में हमको इजीली समझ में आ रहा है, हमको उधर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन पता नहीं है, बट बेसिक तो समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम लोग पिक्चर ली जा रहे, दैट इज पाई चार्ट. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू व्हाट, बार डायग्राम. So here distribution of the nurses according to the department. हम लोग का क्या information हम लोग बताना है, distribution of the staff nurses based on the department. इन लोग देखो x axis y axis डाल दिया है, this is called as what, x axis. small letter में लिखना है x axis y axis. इसमें एरो मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज आप लोग ये एरो मार्क नहीं डाल रहे, सपोज आपने एरो मार्क नहीं डाल रहे, इसका मीनिंग है आपको कंटिन्यूएशन में जाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ व्हेन यू आर ड्राइंग दिस वन एरो मार्क शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. एरो मार्क शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. इधर तो एक्स एक्सिस हो गया, इधर तो वाई एक्सिस हो गया. हमको टू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कितना काउंटिंग ऑफ स्टाफ नर्सेस एंड द डिपार्टमेंट शुड बी देयर. डिपार्टमेंट इन लोग ने डिवाइड किया है आईसीयू, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड एंड अदर डिपार्टमेंट लाइक फॉर एग्जांपल लाइक जनरल वार्ड और ओपीडी और व्हाटएवर इट मे बी. सो हियर इन लोग स्कोरिंग भी दिया है. सो ऑलवेज हम लोग शुरू करना है 10 से. यस सर लो. सो हियर इन लोग ने बीच में कितना गैप दिया है, 10 10 10 10 दिया है. सपोज वी कैन कीप इट 5, वी कैन कीप इट 3, वी कैन कीप इट 15, बट बेसिकली 10 से इन लोग शुरू किया है. 0 10 20 30 40 50 तक इन लोग ने लिया है. सो दे आर टेलिंग 30% ऑफ द स्टाफ नर्सेस और वर्क. इधर देखो कलर कोडिंग भी इन लोग ने अच्छे से डार्क कलर दिया है बच्चों. दिस आर द ट्रिक्स टू प्रेजेंट यूर रिसर्च डेटा. आपने कितना मेहनत करके ग्राउंड वर्क किया है, डेटा कलेक्ट किया, इंटरवेंशन किया, दैट इज अनदर पार्ट. अब कितना इफेक्टिवली अट्रैक्टिवली आप डेटा प्रेजेंट कर रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ गया. इधर देखो पूरा इन लोग ने डार्क कलर्स यूज करना चाहिए बच्चों. इधर ट्रू कॉन्सेप्ट होना चाहिए व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द डेटा. इधर बैकग्राउंड होगा डल में होना चाहिए, डल में होना चाहिए. डेटा होगा डार्क में होना चाहिए, और समटाइम्स इट शुड बी उल्टा आल्सो. समझ में आ गया ना. सो 30% ऑफ द स्टाफ नर्सेस दे आर वर्किंग इन द आईसीयू. 25% that is बीच में 25% are working in the medical ward and like 20% like that we can show it also. इसमें भी टोटल काउंटिंग होना चाहिए. देखो पूरा काउंट करने के बाद हमको 100 मिलना चाहिए. इधर तो आपने नंबर डाल दिया, सपोज आपने इधर 9 डाल दिया, इधर 99 आएगा. इट मीन्स दैट सैंपल काउंटिंग और क्वेश्चन काउंटिंग और कैलकुलेशन इज एरर. So this is the trick to analyze the data and to present the data. इसका नाम होता है बार डायग्राम. पहले हमने पढ़ाई किया, सर्कल में शो कर रहे, दैट इज कॉल्ड पाई डायग्राम. ये आप लोग बॉक्स डालता है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बार डायग्राम. सेम बॉक्स आप मल्टीपल करके कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम. दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप. टोटल हमको कितना का सैंपल है, 100 है. इधर तो एज ग्रुप हो गया है, यस सर नो. इधर तो एज ग्रुप इन लोग ने शो कर लिया, दैट इज 10 20 एंड टोटल इधर होगा 100, टोटल 100. सो हियर सेम थिंग ओनली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ए लिया एंड द वाई एक्सिस में इन लोग शो कर रहे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में शो कर रहे एंड द एज लिमिट दे आर टेलिंग. सो सपोज इसमें देखो 10 to 20 ईयर्स में कितना आ रहे, 5% और 5 सैंपल्स और 5 पेशेंट्स आर देयर. 5 पेशेंट्स आर देयर. 5% में भी बोल सकते हैं, काउंट में भी बोल सकते हैं. 10 to 20 years of age group में 5 patients are coming, 5% of coming. Next 20 to 30 years में हम लोग कितना आ रहे, 12% और 12 are coming. Same like that 70 to 80 में कितना आ रहे, 5% और 5 are coming. समझ में आ गया ना. So that is called as histogram. क्लियर. इसमें लाइक देयर इज नो गैप, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. whereas here अब देखो बच्चों, इधर तो सेपरेट हम लोग शो कर रहे हैं, इंटरमीडिएट वैल्यूज तो नहीं है, मिडिल वैल्यूज तो नहीं है. whereas हिस्टोग्राम में हम लोग बीच में वैल्यूज देना चाहिए, इधर में भी हम लोग बीच में वैल्यूज देना चाहिए. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम. बच्चों अच्छे से समझ लो. हिस्टोग्राम इन द सेंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बीच में हम लोग तो मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट होना चाहिए, whereas बार डायग्राम में नहीं होगा. ठीक ना.
सर नेक्स्ट इज व्हाट लाइन ग्राफ. हम इंटरमीडिएट में पढ़ाई करते हैं ना, ग्राफ क्या होता है उधर से हम लोग पढ़ाई किया है. व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस यूज्ड टू शो द बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड लाइक 5 years, 10 years, लास्ट डिकेड, 20 years, उसके बारे में हम लोग डेटा शो करना ना. यू कैन गो फॉर दिस. सो मंथली हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट आप लोग शो करना है. दैट इज द ट्रेंड ऑफ इन्फेक्शन केसेस reported in the hospital from January to June. This is the period time limit. January to June in the sense x axis में इन लोग ने दिया है, x axis and the y axis इन लोग ने बनाया. So x axis they have given like January to क्या दिया, January to June में इन लोग ने दिया. And the percentage they have given also we can increase like 10, 15, 20, 100 तक भी हम लोग increase कर सकते. So like starting January, February और March तक there was a only 15 or 20 के बीच में ही था. After that it was increased. It is increased, then again it is decreased also. So इसका significance भी that and all. Sorry, you will study it later. So that is called as line graph. So इसमें देखने में आपको क्या समझ में आएगा, ये पूरा देखने में आपको क्या समझ में आएगा. सो वेदर आपको लॉन्गर पीरियड में आप लोग क्या बोलना चाहता हूं, इंक्रीज हो रहे डिक्रीज हो रहे, इंक्रीज भी हो रहे मेंटेन भी हो रहे डिक्रीज भी हो रहे, इसमें थोड़ा सारा सीक्वेंस मिक्स करके आ रहे. it means that there is a problem, but it is an increased problem, severe problem, or it is like mild problem. वो overall हम conclusion ले सकते for longer period or for shorter period. That is called as line graph. Suppose like आप income का बारे में और percentage of infection or like percentage of admission, percentage of discharge of the patient, percentage of death rate of the patient, वो लोग आप लोग particular time period में आप लोग assess करना चाहता हो, you can represent in the form of graph chart also. ठीक ना बच्चों. So next we are moving on to interpretation of the data. This is very important. आप लोग ground work कर लिया, max formula use करके पूरा analysis कर लिया, but how I will interpret based on the research hypothesis or objectives, that is called interpretation of the data. It's a process of assigning meaning to the analyzed data, drawing the conclusion based on the research findings. So based on the research result आप कहाँ relate करना है, that is called objectives, and that one more is called as hypothesis. ये पूरा इस आपने क्या क्या analysis किया है, आप इसमें compare करके आप result और meaning बताना है, that is called as interpretation of data. So why it is needed? It explain the research findings, draw the conclusion. वेदर आपका ऑब्जेक्टिव्स अटाइंड है, आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, उसके लिए आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑन द ट्रेंड. फ्यूचर में क्या चेंज करना चाहता हूँ, नया इंटरवेंशन आप क्या लेना चाहता हूँ, फ्यूचर रिसर्चर को आप क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज द फ्यूचर रिकमेंडेशन, वही बोलने के लिए वी कैन गो फॉर द गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा. आंसर फॉर द रिसर्च क्वेश्चन, आपने क्या रिसर्च क्वेश्चन बनाया है. फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग विल कॉजेस कैंसर, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ स्मोकिंग विल causes the cancer, what is the age group, maximum age group will get severe cancer. So वो पूरा आपका रिसर्च क्वेश्चन था, वेदर आप लोग उसके लिए आंसर मिला है नहीं मिला है, दैट इज कॉल्ड गुड इंटरप्रिटेशन. एंड ऑलरेडी हमेशा हम लोग बोलता है टेस्टिंग दी रिसर्च हाइपोथेसिस. इसके लिए हम लोग हमारे पास अच्छे से इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होना चाहिए. So what are the steps should be there? First thing in the sense, review the findings, examine the table or the graph and the statistical result. अपने टेबल में अच्छे से डेटा शो किया है नहीं, डिस्प्ले किया है नहीं, आफ्टर दैट वेदर एनालिसिस करने के बाद आप कैसा शो कर रहे हैं, वेदर ग्राफ में शो कर रहे हैं और लाइक टेबल में शो कर रहे हैं और एनी पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर रहे हैं नहीं. एंड व्हाट इज द रिजल्ट, वेदर आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में स्कोर ज्यादा आया कम आया, व्हाट इज द रिजल्ट, वही पूरा रिव्यू करना चाहिए. उसके बाद यू कैन कंपेयर द फाइंडिंग्स विथ यूर रिसर्च, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड द प्रीवियस स्टडी. इसलिए हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेता है. चैप्टर 2 क्या होता है बच्चों, एनीवन यू कैन कमेंट इट. चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा एंड चैप्टर 4 में हम लोग चैप्टर 4 and 5 में हम लोग डिस्कशन पार्ट भी ऐड करता है. सो लाइक अच्छा इंटरप्रिटेशन शुड बी वेरी कंपैरेटिव with your objectives, hypothesis and the previous, that is ROL, review of literature में. Then you identify for advancement, अब क्या advanced research और recommendation क्या बोलना चाहता हूँ, what is the similarity or dissimilarity in the previous research, अपना research और future में अब क्या बोलना चाहता हूँ, that should be clearly identified.
ड्रॉ द कंक्लूजन, डिटरमाइन वेदर द फाइंडिंग्स इज रिलेवेंट और नॉट, आपको मीन स्कोर क्या आया, और लाइक वेदर यूर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इंटरवेंशन एनालिसिस सब कुछ मैच हो रहे नहीं है, सब ओवरऑल आप क्या बोलना चाहता हूँ. Make the recommendation, suggest the practical implication on the future research ideas. So here make the recommendation in the sense, आप लोग एक रिसर्च शुरू किया, आपने काम किया, रिपोर्ट भी आपने प्रेजेंट किया है, there you cannot put a full stop, it should be comma, it should be in a continuous process. So ऐसा इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन होना चाहिए. ऑलवेज सबको पता है बच्चों, रिसर्च इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी पूरा इसके बारे में होना चाहिए. फर्स्ट क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिव्यू, देन कंपेयर कर लो, देन आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी क्या है, यू मेक ए कंक्लूजन एंड यू गिव चांस फॉर अदर रिसर्चर्स, फ्यूचर में आप लोग रेकमेंड कर सकते. So example of interpretation, example इधर देखो, that is table 1.1 or 4.1, knowledge score regarding hand hygiene among nurses. इधर sample तो nurses, variables तो hand hygiene, and that is called dependent variable is what, knowledge regarding hand hygiene. So आप लोग ने डिवाइड किया बच्चों, इसमें सीरियल नंबर भी आना चाहिए, इसमें सीरियल नंबर भी आना चाहिए. So that is called knowledge level, or you can write it about criteria हो गया. So like 40 samples are coming under adequate knowledge, whereas percentage में आप बोल रहे 80% of the sample having adequate knowledge, 20% are having inadequate knowledge. टोटल आपको सैंपल मिला है, दैट इज काउंटिंग भी आपको मिल गया 50. सो एक टेबल देखने के बाद आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पूरा अटेन होना चाहिए, वेदर इट इज अ प्री टेस्ट स्कोर और पोस्ट टेस्ट स्कोर, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. समझ में आ गया. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ टेबल शुड बी वेरी क्लियर वन. एंड नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, पहले हो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. सो ये स्टैटिस्टिकल में देखो पूरा मीन, मीडियन एंड द मोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाउ वी विल डू इट, हाउ वी विल डू फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, पूरा आप लोग स्टैटिस्टिक में पढ़ाई करेगा. सो हियर 75% द मीन स्कोर और मीडियन और द मोड इज कमिंग. समझ में आ गया ना, मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, फॉर्मूला यूज करके आप लोग स्टैटिस्टिक में पढ़ाई करेगा. इसका मीनिंग है आउट ऑफ ओवर पूरा सैंपल में 75% हम लोग अचीव किया है. सो लाइक दैट मेनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन. So next we are moving on to difference between presentation of the data and interpretation of the data. So presentation में just we are organizing the data, data collect कर लिए हमने sheet में organize करके डाल रहे. Interpretation in the sense it explains your research result, statistical result, future में आप क्या बोलना चाहता हूँ, क्या recommend करना चाहता हूँ, पूरा इसमें explain करेगा. Here use the table and the graph. Here use the reasoning and the statistical findings. Why my score is less? Why the sample is having problem? Where is the shortage? Where is the laggage? Future में क्या बोलना चाहता हूँ, पूरा scientifically, reasonably इसमें explain करेगा. Here makes the data should be understandable. Just आपने collect किया, आपके पास 30 sample है, 30 question है, 2 variable like knowledge or attitude है, पूरा just you will show it, you can understand it. Whereas here you will get a conclusion also. आपको रिसर्च खत्म हो रहे हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं और इफेक्टिव है नहीं है, पूरा कंक्लूजन हम लोग इसमें ले सकते हैं. This is for descriptive process, whereas this is for analytical and interpretative process. And next is what, this is the first stage of data analysis, whereas here this is the final stage of reporting. Here your research or statistical part is getting ended. So that is the difference between presentation of data and interpretation of data. इसमें पूरा आपको research statistical काम ज़्यादा होता है. ठीक ना बच्चों. So I guess आपको few information you got about डेटा, कंपाइलेशन, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन. अभी तक हम लोग थियोरेटिकली पढ़ाई किया है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज करके पढ़ाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. वही नेक्स्ट यूनिट में आता है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट में आता है. ठीक ना बच्चों. आई थिंक मेरा क्लास तो आपको इफेक्टिव होगा, आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन तो गेन करता है रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट बच्चों. सो लाइक from this exam mark YouTube channel आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेगा. Any doubt if you are having, you can put a comment also. We are ready to modify like based on your knowledge. So as a learners you can learn today. So today you are the learners, sometimes tomorrow we also will become the learners. All the best for your future बच्चों.